नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेंस रिजर्वेशन बिल का ये नया नाम है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक दिन है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी जो कुछ करते हैं वो ऐतिहासिक से कम तो कभी भी नहीं होता। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि जब ये भारी भरकम नाम मैंने आपको बताया, जो बताता है कि 33% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए देश भर में, देश की संसद में और विधानसभाओं में, ये इस बात का ऐलान करता है 27 साल बाद जबकि ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, 13 साल बाद जबकि ये राज्यसभा में पेश हुआ था, और 9 साल बाद, बल्कि मैं कहूँगी लगभग 10 साल बाद, जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं तब से, उसके बाद आखिरकार ये होश आया कि इस देश में महिलाएं भी हैं, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, उनकी गिनती संसद में बढ़नी चाहिए। पूरी दुनिया में जो सबसे बदतरीन रिकॉर्ड है उनमें से एक है भारत की संसद का। हमसे बहुत पुराने जो बहुत पिछड़े देश हैं उनका भी बेहतर रिकॉर्ड है हमसे इस मामले में कि महिलाओं को हम कितना प्रतिनिधित्व देते हैं। तो ये सब बड़े तामझाम के साथ, तो इस कदर सस्पेंस के साथ, कल ही मैंने आपको बताया था कि वीडियो में कि किस तरीके से एक सस्पेंस, एक रहस्य, एक राज में तब्दील कर दिया गया है भारत के लोकतंत्र को। इसी तरीके से ये इतनी पुरानी बात जो 27 साल पहले जिसके बारे में सोचा गया था, जिसकी परिकल्पना 27 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, परिकल्पना उससे पहले थी, और 13 साल पहले जो कि विपक्ष की सरकार ने जिसको राज्यसभा में पास भी कर दिया था, लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया क्योंकि उन्हीं के गठबंधन के लोग इसके खिलाफ थे। और नरेंद्र मोदी अपने 2 कार्यकाल तकरीबन पूरे करने से ठीक पहले अचानक उन्हें ख्वाब आया कि महिलाओं के बारे में उन्हें सोचना है और महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के बारे में उन्हें सोचना है। मैं सोच रही थी कि बड़ी खुशी की बात है, शायद ये कोई पहला ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसमें ज़्यादातर जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां भी इसका स्वागत करेंगी। क्योंकि मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी का ये कदम भी कहीं ना कहीं बेहद दबाव में लिया गया कदम है, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये लोग लगातार नरेंद्र मोदी को याद दिला रहे हैं कि देखिए इस कानून का वक्त आ चुका है, महिलाओं को बराबर मौका देने का, बराबर स्थान देने का, संसद में, विधानसभाओं में, हमारी राजनीति में, हमारी जो चुनावी राजनीति है उसमें देने का वक्त आ चुका है। आपको एक ही लम्हे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उससे भी ज़्यादा शानदार बात ये सुन लीजिए। आपको लग रहा होगा कि अब देश में चुनाव होने वाले हैं, अब 33% महिलाएं बैठेंगी संसद में और उसके बाद विधानसभाओं में भी चुनाव होंगे, तो जाहिर है वहाँ भी हर तरफ महिला नेता ही नेता नजर आएंगे। देश की पूरी तस्वीर और देश की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि तदबीर बदल दी है नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसमें जो शर्त लगाई गई है वो शर्त यह है कि परिसीमन जो होने वाला है उसके बाद और जो जनगणना होगी उसके बाद ये कानून लागू होगा। तो पास होने के बाद जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है, जिसका नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको लागू कमोबेश तमाम तरीके से आप देख लीजिए, हर तरह की आप जोड़ गुणा भाग घटा आप कर लीजिए। 2029 से पहले तो कोई संभावना नज़र नहीं आती, हो सकता है कुछ विधानसभाओं में हो जाए। जो 2021 में मतगणना होनी थी, सेंसस होना था, उसको टाल दिया गया कि अब जो कोविड की वजह से, कि इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। अब 2023 ख़त्म होने वाला है, अब तो जाहिर है चुनाव से पहले तो कोई गुंजाइश नहीं है। साल भर से ज़्यादा की ये पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद कहीं पता चलेगा और उसके बाद परिसीमन होगा, डीलिमिटेशन होगा, यानी दोबारा जो है रेखाएं खींची जाएंगी तमाम जो सीटें हैं, जो चुनावी क्षेत्र हैं उनको लेकर। तो पूरे तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है। और ये मैं कहने पे मजबूर हूँ, इस शब्द को मैं बहुत पसंद नहीं करती हूँ, कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भारत की जनता को और भारत की आधी आबादी को फिर से एक जुमला दे दिया। एक ऐसा जुमला जिसे वो खाएं या निगलें समझ में नहीं आता, थूकें या निगलें समझ में नहीं आता। तो पूरे तरीके से आप ये देखिए कि अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक और नया शगुफा छोड़ दिया, यानी एक ऐसा वादा जिसको निभाने के लिए आपकी सरकार कब 2029 में किसकी सरकार होगी, कौन उसको लागू करेगा, आप इसको पास कराना चाहते हैं, लेकिन दूर की कौड़ी फेंक कर महिला वोटर को लुभाने की एक कोशिश है। और सीधे तौर पर मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि ये नरेंद्र मोदी की, उनकी पार्टी की छटपटाहट है कि अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महंगाई, बेरोज़गारी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, किस कदर जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। कोई ऐसा समुदाय नहीं है, कोई ऐसा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक वर्ग नहीं है जो नरेंद्र मोदी की नीतियों से खुश हो। और सीधे तौर पर पैर के नीचे से ज़मीन इस तरह से फिसल रही है,
फिसलते हुए महसूस हो रही है नरेंद्र मोदी अमित शाह को। बौखलाहट में समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो 27 साल पुरानी चीज़ निकाल लाए जिसे राज्यसभा ने 13 साल पहले पास कर दिया था। बिल्कुल अपने आखिरी, यानी कि लॉ बिल्कुल जब बुझ रही है, बुझती हुई लॉ जिस तरह से फड़फड़ाती है, बिल्कुल उसी तरह के कदम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ औरतों का सहारा लेके, महिलाओं का सहारा लेकर ये ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। सोनिया गांधी से पूछा गया कि भाई आपका क्या कहना है, बताइए सोनिया गांधी जी, तो ये उन्होंने पार्लियामेंट में जाते जाते ये बयान दे दिया। तो सोनिया गांधी कह रही हैं कि इट्स आर्स, ये तो हमारा है, हम लेकर आए थे 2013 में, हमने ये पास कराया था राज्यसभा से, यानी कि पूरी मंशा थी कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए हम देख रहे थे कांग्रेस पार्टी के तमाम अलग अलग नेताओं के आप ट्वीट देखें इससे पहले कि ये बिल की शक्ल सूरत हमारे सामने नजर आई कि परिसीमन और जनगणना के बाद ये कानून लागू होगा, उससे पहले सब मुबारकबाद, शुभकामनाएं दे रहे थे, बधाई दे रहे थे, साथ देने का वादा और इरादा कर रहे थे। अब आपको बताना चाहती हूँ 2018 का राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए। आर पीएम सेज ही इज अ क्रूसेडर फॉर women's empowerment. Time for him to rise above party politics, walk his talk and have the women's reservation bill passed by parliament. The Congress offers him its unconditional support. Attached is my letter to the Prime Minister. राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ऐसा कहते हैं कि बड़े योद्धा हैं महिला अधिकारों के नरेंद्र मोदी, तो अब यह है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठने का वक्त आ गया है और जो आप कह रहे थे अब उसे करने का वक्त आ गया है। विमेंस रिजर्वेशन बिल आप पास कीजिए, कांग्रेस पार्टी अपनी बेशर्त समर्थन, अपना बिना शर्त समर्थन आपको दे रही है। ये मेरा खत है प्रधानमंत्री के लिए। 2018 का ये ट्वीट है, यानी प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही सालों बाद 2014 और 2018 में अगले चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने ये खत लिखा था नरेंद्र मोदी को। और उससे पहले मैंने आपको बताया सीधे तौर पे ये दबाव है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि विपक्ष इनके खिलाफ ना इस्तेमाल कर पाए, यानी जो उन्होंने कहा वो इन्होंने किया। उन्होंने खुद 2013 में अगर मंशा नहीं होती तो राज्यसभा से पास क्यों करते। और इस पूरे मामले को जिस नाटकीय तरीके से, क्योंकि एक बात तो ज़रूर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की ये जो पूरी सरकार है भाजपा की, इसमें एक चीज़ तो तय है, कुछ हो ना हो मनोरंजन ज़रूर होता है। हर चीज़ को इतना बड़ा शो बनाया जाता है कि आखिर में आके आपके हाथ कुछ भी ना लगे दिन के आखिर में, लेकिन दिन के शुरू में आपको लगेगा कि वाह मोदी जी वाह। तो अब ये देखिए 3 लोगों को तो मैं देख पा रही हूँ, ये तस्वीर पार्लियामेंट से आ रही है। कंगना रनावत को मैं देख रही हूँ, सपना चौधरी हैं, ईशा गुप्ता हैं, इसके अलावा मैं 1-2 और जाने माने चेहरे नज़र आ रहे हैं। आप भी पहचान लीजिए कुछ लोगों को, सब मैं ही बताऊँगी क्या। देख लीजिए यहाँ पर इन लोगों को खासकर बुलाया गया है। ईशा गुप्ता को मैं सुन रही थी कि वो कह रही थी कि हाँ वो चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, और कंगना रनावत भी कुछ कह ही रही होंगी। इसके अलावा इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है, इसके अलावा आरजेडी जो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, इस पूरे जो संरचना है इस बिल की, जिसकी वजह से पास नहीं हो पाई थी, ये कानून पास नहीं हो पाया था, बिल पास नहीं हो पाया था, कानून नहीं बन पाया था, उसमें समाजवादी पार्टी और आरजेडी 2 बड़े ऐसे फैक्टर्स हैं। उनका स्टैंड बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। मायावती ने भी इस पर एतराज़ जाहिर किया है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगी कि 15 साल की इसकी जो म्याद है वो रखी गई है कि 15 साल में ये एक्सपायर हो जाएगा। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होने के, यानी 2029 में इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके 15 साल बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही लैप्स हो जाएगा, क्योंकि माना जाएगा कि 15 साल में आपने लीडरशिप या नेतृत्व जो है महिलाओं को स्थापित कर दिया है और इसलिए अब इसको हटाया जाएगा। लेकिन अगर संसद चाहे तो दोबारा नए सिरे से इसको नई जिंदगी दे सकती है। अब मैं आती हूँ आपको कि क्यों महिला सरोकारों को लेकर भी इस सरकार का हर वादा इरादा सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, वाइट लाइज, सिर्फ एक सफ़ेद झूठ। आप देखिए अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको किस्सा सुनाना चाहती हूँ मणिपुर का, वो किस्सा जो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने नहीं, कि किस तरीके से महिलाओं को लेकर मणिपुर में जिस तरह से जो गृह युद्ध जैसे जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनज़र उसकी कितनी बड़ी शिकार महिलाएं नज़र आईं। नरेंद्र मोदी 1 महीने से भी ज़्यादा गुजरने के बाद कुछ सेकंड के लिए बोले, यानी 36 सेकंड के लिए बोले, वो 78 दिन की खामोशी के बाद
मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप एक केस पे मत जाइए। इस तरह के तो हजारों केसेस दर्ज हैं, यानी हजारों महिलाओं के साथ वो हो रहा था, जब हजारों महिलाओं, और मैं खुद नहीं कह रही हूँ, मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तो हजारों FIRs दर्ज हैं, जैसी इन 2 महिलाओं के साथ हमने देखा, जिनको नग्न अवस्था में घुमाया गया और उसके बाद उनका बलात्कार किया गया। ये पूरा दर्दनाक घटनाक्रम पेश आया, जिसमें अभी तक भी कोई, हमें नहीं लगता कि जो मणिपुर के तमाम हालात हैं वो बद से बदतर होते नज़र आ रहे हैं। कोई हालात में सुधार नहीं है जिससे मैं ये कन्विंस हो जाऊंगी, मान लूँ कि जो सलूक उन महिलाओं के साथ हो रहा था, और मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि ऐसी तो बहुत सारी FIRs दर्ज हुई हैं कि अब इस तरह के केस नहीं हो रहे होंगे। दूसरा आप देखिए किस्सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो महिला पहलवानों का किस्सा है। महिला पहलवान सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल। अक्सर जब जिक्र होता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, तो सबसे पहले जो ये कुश्ती करने वाली पहलवान हैं, ये हमारी, इनको सामने ला दिया जाता है कि देखिए कितनी ताकतवर है ये लोग। इन्होंने जब यौन शोषण का आरोप लगाया और जंतर मंतर पर धरने पर बैठी भाजपा के ही खुद के सांसद, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए। अभी भी वो रिहा घूम रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। महिलाओं का पूरा मुद्दा कहाँ चला गया, महिला पहलवान अब क्या कर रही हैं, किसी को नहीं पता। तो दूसरा रीज़न ये पता चलता है कि महिलाओं की कोई फिक्र नहीं करती ये सरकार। तीसरा किस्सा मैं आपको बताना चाहती हूँ बिल्किस बानो का। वो बदकिस्मत औरत, वो बदनसीब औरत, गुजरात की बिल्किस बानो, जिसका पूरे परिवार की तमाम महिलाएं, उन सब के साथ बलात्कार हुआ। उस बिल्किस के साथ बलात्कार हुआ, उसकी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को दीवार से सर देकर मार दिया गया। और इसके अलावा जब वो तमाम जो दोषी थे, इसके गुनाह के, उसके गुनहगार थे बिल्किस के, उनको नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया, उन दोषियों को। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। ये 3 उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे बड़े उदाहरण ये बताने के लिए कि महिला अधिकारों, महिला सुरक्षा, महिला प्रतिनिधित्व, चाहे राजनीति में हो, समाज में हो, इसकी कोई परवाह नहीं करती मोदी सरकार। अब आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भारत का, जो पूरे विश्व में जिस तरीके से ये मापा जाता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी है या नहीं, इसको देखकर आप देखें, अगर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स देखें या GDI जिसे कहा जाता है, तो 156 देशों की सूची में 140वें नंबर पर भारत है। और GDI जिस तरह से गैर बराबरी उसमें देखी जाती है, उसके पैमाना ये है कि जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और इसके अलावा जो आर्थिक संसाधन है, उन पर कितना कब्जा है, इन तीनों चीज़ों को लेकर देखा जाता है। पूरी दुनिया में 156 लोगों में भारत का स्थान 140वें नंबर पर है। पूरी दुनिया का जो औसत है वो है 0.9, यानी 0.9, और भारत का है 0.8। पूरी दुनिया के एवरेज से भी नीचे है। अब आखिर में ये बात कि अगर इसी शक्ल में इस बिल को लाया जाता है जैसा बताया जा रहा है, तो उसमें RJD का स्टैंड ये है कि जो उन्होंने कहा कि कोटे के अंदर भी कोटा होना चाहिए। राबड़ी देवी, उनका भी यही स्टैंड जो पहले है वो है। अभी मनोज झा जो कि सांसद हैं राज्यसभा से RJD के, उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। देखिए, जनाक्रोश और जन दबाव क्या क्या करवाता है उसका एक अद्भुत उदाहरण ये जो नारी शक्ति वंदन करके लाए हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये उसका एक उदाहरण है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी का लालू जी के समय से लगातार एक पक्ष रहा कि अगर आपका आइडिया है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, तो वो प्रतिनिधित्व आसमानी चीज़ों से नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC महिलाओं को जब तक कोटा विदिन कोटा में आप समाहित नहीं करते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, ये सारी बातें बेमानी है। और कमाल की बात देखिए, ये 29 में होगा कि 34 में होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि ये एक पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है एक ऐसी सरकार द्वारा जिसकी साख बिल्कुल नहीं है। साख खो चुकी सरकार जब इस तरह की बात करती है, और वो भी बिना इस तरह के मुद्दों का समायोजन के, इन वर्गों के समायोजन के, तो हंसी आती है कि आप सीरियस हैं या ये फ्रॉड कर रहे हैं एक हमारी पूरी की पूरी सोच के साथ, हमारी संवेदनाओं के साथ। मायावती ने भी, जो BSP के सुप्रीमो हैं, उनका भी बयान जारी हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। कल से मीडिया में चर्चा चल रही थी कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, महिला आरक्षण लागू होने वाला है, देश की आधी आबादी को
तोहफा मिलने वाला है, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चूड़िया, वो वाली कहावत साबित हो गई। मोदी सरकार का एक और जुमला आज लोकसभा में देखने को मिला। बिल जब पेश किया गया महिला आरक्षण के बारे में, तो उसकी बिल की प्रस्तावना में पाया हमने कि सरकार कह रही है कि 33% सीटों का आरक्षण तो होगा महिलाओं के लिए, लेकिन वो कब होगा इसकी कोई डेट निश्चित नहीं है। वो 2029 में लागू होगा या 2047 में लागू होगा, ये तो देश के प्रधानमंत्री ही जाने कि उनकी नीयत क्या है। लेकिन सरकार खुद इस बात को कह रही है कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद लागू होगा। यानी कि सरकार आज की डेट में कह रही है कि 2029 से ये लागू होने की संभावना हो सकती है, लेकिन कब सेंसस होगा, कब डिलिमिटेशन होगा, ये सब वेग सवाल है। तो नियत में कहीं ना कहीं खोट है। मोदी सरकार का एक और जुमला आज देश की जनता को देखने को मिला है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश की आधी आबादी, हमारी माताएं बहनें, इस जुमले को कभी माफ नहीं करेंगी। मोदी सरकार के इस झूठ को माफ नहीं करेंगी। तो सीधे तौर पे मैंने जैसे कहा कि मंशा नहीं है, हर चीज़ एक जुमला बन चुकी है, एक बहुत दूर की कौड़ी फेंकी है, उस कौड़ी को ये कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक है। ये कदम सीधे तौर पे मुझे लगता है 2024 के लिए अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, और पत्रकारों या विपक्ष या जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उन सबसे पहले ये अंदाज़ा नरेंद्र मोदी को और भाजपा को हुआ है, इसीलिए छटपटाहट साफ तौर पर दिख रही है।